हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेज में, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट के साथ हम 60 क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। और ये 60 चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर केबीएस की डेट की, तो आपका स्वागत है इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर। चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी होगी, तो आप पेपर और पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे कि आप व्याख्या को नोट कर पाएँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपनी धुरी पर झुकाव सबसे अधिक है? मंगल, बृहस्पति, वरुण या फिर अरुण। तो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका है और सबसे कम झुकाव किसका है? आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बातें हैं, जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, आप इसको नोट कर सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात करते हैं, बुध का झुकाव है 0.03 अंश और शुक्र का झुकाव है 2.64 अंश और पृथ्वी का झुकाव आपको पता ही है 23.5 डिग्री झुकाव है पृथ्वी का। मंगल का है 25.19 अंश और बृहस्पति का है 3.1, शनि का है 26.7, अरुण का है 97.8 डिग्री और वरुण का है 28.3 डिग्री। इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा झुकाव इसमें से किसका है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा झुकाव जो है अरुण का है, और कितना है ये भी आपको बता देता हूँ। ये 97.8 डिग्री, सबसे मैक्सिमम झुकाव जो है 97.8 डिग्री झुकाव है। यदि आपसे पूछ ले कि 8 ग्रहों में सबसे अधिक झुकाव किसका है, तो वो है अरुण का 97.8%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 98 डिग्री। और सबसे कम किसका है, तो वो सबसे कम है बुध का। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे कम किसका है, बुध का। ये कितना है, 0.034 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकराखंड या ब्लॉक कहलाता है? ग्रेबेन, हॉस्ट, एकनग्राच यानी कि मोनोक्लान या फिर डी अपनति। तो यह कहलाता है हॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्लेट, बलुआ पत्थर, सिस्ट, सेल, संगमरमर, चूना पत्थर या फिर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर। इसमें बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ये जो स्लेट है ये सही नहीं है। स्लेट का जो होता है वो होता है फाइलाइट। इसका क्या होता है फाइलाइट। ये आपको ध्यान रखना है, फाइलाइट। अब बात करते हैं क्या जो है मौलिक शैलें हैं और क्या इनकी कायांतरित शैलें हैं। स्लेट का होता है फाइलाइट, मैंने बता दिया। सिस्ट का होता है स्लेट या अभ्रक। चूना पत्थर का होता है संगमरमर। चूना पत्थर का होता है संगमरमर। बलुआ जो पत्थर का होता है वो होता है क्वार्टजाइट तथा सिस्ट। तो आपको नोट करना है, क्वार्टजाइट तथा सिस्ट होता है बलुआ पत्थर का। और ग्रेनाइट का होता है सिस्ट और रायोलाइट का होता है सिस्ट। ये दोनों का, ग्रेनाइट और बेसाल्ट का सिस्ट होता है, ग्रेनाइट का ग्रेनाइट नीस होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्लेट है, क्योंकि स्लेट का होता है फाइलाइट। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाना का प्रयोग किया जाता है? मरकरी पैमाना, रिक्टर पैमाना, दोनों या फिर बैरोमीटर। तो हमें उम्मीद है कि यदि आप भूगोल के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको जानते होंगे कि जो भूकंप की तीव्रता है वो किससे मापी जाती है। तो ये मापी जाती है आपके जो है ऑप्शन नंबर ए मरकरी पैमाना से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बहिर्मंडल में निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो ये जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो ये किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपके हाइड्रोजन, जो कि क्या पूछा है, बहिर्मंडल में पूछा है, न कि वायुमंडल में पूछा है। यदि वायुमंडल में पूछा है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और ये बात कर रहा है बहिर्मंडल की। अगला क्वेश्चन है, आयनमंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। यह गैसें आयनित रूप में होती हैं। यह वातावरण की ठंडी परत है। यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल कौन सा है, ये बताना है आपको। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जो जल है वो कौन सा है, ये आपको बताना था। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
आर्कटिक समुद्री जल, उत्तरी प्रशांतीय जल, आर्कटिक समुद्री जल या फिर उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, अंटार्कटिक समुद्री जल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एल्यूशियन खाई यानी कि गर्त स्थित है पूर्वी हिंद महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में या फिर पश्चिमी हिंद महासागर में। तो किस में है? ये है आपका सी, उत्तरी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न लेते हैं। बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं नीला पंख, ऊज यानी सिंधु पंख, लाल पंख या फिर प्रवाल पंख। तो इसको बोलते हैं ऊज सिंध यानी कि ऊज या फिर सिंधु पंख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान, महासागरीय गहराई, महाद्वीपीय शेल्फ। तो कौन सा अनुक्रम सही है? ये आपसे पूछा गया है। इसका जो अनुक्रम सही है वो है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान, महासागरीय गहराई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? जैव एकरूपता, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह या फिर ऊर्जा ह्रास। तो क्या है? ये है ऊर्जा प्रवाह। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको बताना था। इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? एक तरफ संकल्पना है और एक तरफ दिया है प्रतिपादक। तो ये देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा पारिस्थितिकी नीचे। तो इसके जो प्रतिपादक हैं ये हैं जे ग्रीनेल। पारिस्थितिकी नीचे ये जे ग्रीनेल यानी कि ए का 3। गहन पारिस्थितिकी इसके जो प्रतिपादक हैं वो है ए नेस हो जाएगा। इकोलॉजी के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं आई.जी. सेंट हिलेयर इकोलॉजी के हैं और पारिस्थितिकी के हैं हैकेल। ऑप्शन नंबर यानी कि ए का 3 किस में है? सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचारण होता है। प्रत्यक्ष प्रवाह, अप्रत्यक्ष प्रवाह, उत्क्रमणीय प्रवाह या फिर अनुक्रमणीय। तो कैसे होता है? ये होता है आपका उत्क्रमणीय। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और बताना है कौन सा कूट इसमें सही है। आइए इसको भी देखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम में जो कूट वाले क्वेश्चन है मैक्सिमम पूछे जाएंगे जाने की उम्मीद है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है, अपने सिलेबस को तैयार करना है, जिससे कि आप कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर पाएँ इजीली। तो आइए देखते हैं। पोषण स्तर, इधर जीव हैं, इधर दिया है पोषण स्तर, इधर दिया जीव। स्वपोषी, तो स्वपोषी कौन सा होता है? ये घास होते हैं। शाकाहारी कौन होता है? तो शाकाहारी कौन होता है? ये होता है आपको भेड़। भेड़ जो है शाकाहारी है। मांसाहारी कौन है? तो मांसाहारी जो है वो क्या है? वो है तेंदुआ। और सर्वाहारी आपको पता है ये मानव। क्या हो जाएगा? ए का 2 किस में दिया है? केवल ए में ही दिया है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जीवों में सम्मिलित है क्या है? पादप समुदाय, प्राणी समुदाय, मृदा व जलवायु, प्राणी व वनस्पति। तो कौन सा है? ये है आपका प्राणी व वनस्पति। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थली, घास का मैदान, पर्वतीय या फिर सामुद्रिक। तो कौन सा फैला हुआ है? आप भली बात जानते हैं, सामुद्रिक। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है? यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? वो छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और छत्तीसगढ़ से जो लगने वाले राज्य है वो कितने हैं? 7 हैं। छत्तीसगढ़ से 7 राज्य लगते हैं और एमपी से 5 राज्य, पश्चिम बंगाल से 5 हैं और आंध्र प्रदेश से भी 5 हैं। तो इस तरह से इसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, ये भी बताना है आपको कौन सा सही है। इधर हिमालय के प्रादेशिक विभाग हैं, इधर सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ हैं। कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच की स्थिति में आती है? कुमाऊं हिमालय सतलज से काली के मध्य, यानी कुमाऊं सतलज से काली के मध्य। कुमाऊं हिमालय 1 का 4। नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच। नेपाल यानी काली से तीस्ता के मध्य। पंजाब हिमालय, ये सिंधु तथा सतलज के मध्य। सिंधु और सतलज के मध्य क्या है? पंजाब हिमालय। और असम हिमालय तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र के मध्य। तो 1 का 4 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन
इसमें पूछ चुका है जूनियर एडेड वाले में, पीसीएस में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और भी कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुमायूं हिमालय, सतलज एवं काली के मध्य। आइए देखते हैं ए का 4 2 में दिया है, सब में दिया है ए का 4 है और बी का 2 है। ए का 4 बी का 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया और डी सही है। ए का 4 बी का 2 सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न लेते हैं, दून घाटी कहाँ अवस्थित है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो दून घाटी स्थित है, आपको भली भांति पता है, शिवालिक हिमालय में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है? ये है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। नर्मदा की लंबाई 1312 है, 1312 नर्मदा की है। और महानदी की लंबाई 858 है, 858 महानदी की है। और लास्ट में आती है ताप्ती जो कि 724 किलोमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं ये नर्मदा है, ये नर्मदा है और दूसरा है पहला गोदावरी, दूसरा नर्मदा। तो गोदावरी नर्मदा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है यूपी, एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो कौन सा है? ये है जो कि सबसे ज़्यादा सिंचित है, वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर नलकूप से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? यानी कि घटता हुआ क्रम बताना आपको, न कि बढ़ता हुआ क्रम। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। यानी कि यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, संसाधन संरक्षण से आशय है, क्या आशय है? संसाधनों का अनुप्रयोग, संसाधनों के उपयोग में कृपणता, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग या फिर डी है आवश्यकता होते हुए भी किसी संसाधन को पृथक करके संचित करना। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण के आशय है। यानी कि पानी एक संसाधन है तो पानी को खूब आप गिराएं, पानी का यूज जो है वेस्ट ना करें। इस तरह से आप पानी को बचत कर सकते हैं, जो कि ये संसाधन है और ये भी आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है कठिनाई से मिलने लगेगा। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बन जाते हैं। गोड्ज, आर.एन. ब्राउन, आई.ई. मर्फी या फिर ई. जिम्मरमैन। तो ये कौन है? ये हैं डी ऑप्शन, ई. जिम्मरमैन। अगला प्रश्न लेते हैं, सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज तथा जल प्रतिशत मिलता है? 20 व 15 यानी कि खनिज 20, जल 15, 40 व 25, 55 व 30 या फिर 60 व 25। तो किस में मिलता है? सबसे ज़्यादा मिलता है 60% खनिज तथा 25% जल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स स्थित है फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में या फिर टर्की में। तो जस्ता एवं सीसा के लिए जो प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, ग्रेट ब्रिटेन में या फिर रूस में। तो हमको नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जानते होंगे, क्योंकि ये 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, वनडे एग्जाम में। तो ये क्या है? जर्मनी है। विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? भारत, क्यूबा, ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंडोनेशिया। तो किसको बोलते हैं? 28 नंबर क्वेश्चन है। क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। स्टेनसियस है, क्या है? अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म, ब्राज़ील में छोटी भूसंपत्ति, मलेशिया के बागान, यूएसए के व्यापारिक अन्य फार्म। कौन सा है? 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संसार के सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग पाए जाते हैं भूमध्य सागर में, लाल सागर में, उत्तरी अटलांटिक सागर में या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उत्तरी अटलांटिक सागर में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये देखते हैं, चेना, नगांसू,
रोका, हुमाहू, ये क्या है आपको बताना है। तो ये जो है स्थानांतरणशील कृषि हैं, ये स्थानांतरणशील कृषि हैं और ये देश हैं। तो चीना कहाँ होता है? चीना होता है श्रीलंका में, श्रीलंका यहाँ पे है। नगांसू होता है आपका सूडान में, नगांसू सूडान में, यानी कि यहाँ पे। रोका कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होता है। और हुमा होता है इंडोनेशिया में। ए का 4 सही में दिया गया है। बी का 1, ए का 4 बी का 1 इसमें और इसमें दिया है। और सी का 2 किसमें दिया है? ये दिया है, इसमें दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं? कहवा बाग, फैजेंडा, सेल्वास या फिर पंपास। तो ब्राज़ील में कहवा के बाग क्या कहलाते हैं? तो आइए देखते हैं। तो ये कहलाते हैं फैजेंडा, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? अफ्रीकी अंतर्महाद्वीपीय रेलवे, ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेलवे, कनाडियन पैसिफिक रेलवे या फिर ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सबसे बड़ा जो रेलवे मार्ग है वो है डी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। फिर से सूची है, कुछ सूची दो से मिलाना। एक तरफ परियोजना है और एक तरफ किस नदी पर स्थित है ये बताना है। भाखड़ा नागल परियोजना ये है आपकी सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना आपके है महानदी पर। इदुक्की परियोजना है किस पे? ये पेरियार नदी पर है। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। ए का 4, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए का 4 देखते हैं कौन इसमें है। ए का 4 बी का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ए का 4 बी का 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर केरल। तो ये कौन सा राज्य है? ये है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहले मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। तो ये पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और फिर आता है राजस्थान जो कि तीसरे नंबर पे है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और असम। तो कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक रेशम पैदा करता है। कर्नाटक के बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर असम, पश्चिम बंगाल और फिर आता है झारखंड का नंबर। तो ये रहे 36 क्वेश्चन। कितने आपके सही हुए और कितने आपने गलत किए इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और पूरी उम्मीद है कि आपने 30+ इसमें सही किए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर शाम को इतिहास की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें पढ़ाई करते रहें क्योंकि समय बहुत अनमोल है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे चल के अपने आप को कोसेंगे कि क्या मैंने पढ़ लिया होता है। तो ऐसी नौबत ना आने दें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी, बी.एस. वाकड़कर, एच.डी. संकालिया या फिर व्हीलर ने। तो नौदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संकालिया ने। और यह स्थित कहाँ पे ये भी आपको बताना है। तो यह है मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट स्थित है। और एच.डी. जो संकालिया थे ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या फिर ब्रह्मगिरी। तो यह संबंधित है संगनकल्लू से, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे? ये कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है संगनकल्लू। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ सकता है कि संगनकल्लू किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के बेलारी जिले में है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अधिकांशतः मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। तो ये लोग दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर की तरफ। ये मान लीजिए ये अगर उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर इनका सर होता था और इधर इनका पैर होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। तो मानव समाज जो है किस पर आश्रित होता है? ये होता है अर्थ संस्कृति पर। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। मानव समाज जो है अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण विलक्षण होता है, जिसके सांचे में ढलकर वह अपने विभिन्न दायित्वों का सम्यक निर्वहन करता है। यानी कि संस्कृति के ढांचे में ढलकर वह अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रहृदयों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था?
J.H. मैके, जॉन मार्शल, व्हीलर या फिर ऑरेल स्टाइन ने? तो यह दिया था H.J. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो या फिर सुरकोटडा? बताना है। ऑप्शन 1, 2, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3, 4, इसमें से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो ये जो है 2 और 3 स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, उसके बाद फिर उपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब या फिर झेलम? तो यह कि किसके रूप में की जाती है? अस्किनी। अस्किनी जो है ये प्राचीन नाम है और आधुनिक किस नदी के नाम से इसको जाना था? तो इसको जाना था अस्किनी के नाम, सॉरी चेनाब के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आपको बताना है कि ब्यास, रावी और झेलम को किस नाम से जाना जाता था। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको। परसुड़ी को, इसको रावी को बोलते थे परसुड़ी, इसको बोलते थे परसुड़ी, और झेलम को बितस्ता, अब ब्यास को आपको बताना है कि ब्यास को किस नाम से जाना जाता था। ब्यास आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल या फिर मत्स्य, सूरसेन? तो किसको समझाता था? ऑप्शन नंबर ए अंग और मगध को आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण? तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, उपाली, महाकश्यप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी को भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर आजीवकों का? तो ये किसका था? ये था जो है आपके जैन धर्म का, यानी कि आप यापनी जो एक संप्रदाय है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भागवत सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यौधेय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस या फिर अरिस्टोबुलस? तो सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो ये जो है डायमेकस नहीं आया था, बाकी निराकस भी आया था, आनेसिक्रिटस भी आया था और अरिस्टोबुलस भी आया था। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने जीत लिया था पहली बार? बिंदुसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसको जो जीता था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम या फिर संवत्सर वारियम? तो कौन था ये था टोट्ट वारियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उद्यान प्रशासन टोट्ट वारियम, वार्षिक समिति संवत्सर वारियम और तालाब समिति एरी वारियम से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लेना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार? तो ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। और जो ये अवस्थित था ये था बिहार में। निम्नलिखित में से किसे एक
निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन या फिर विजय सेन? तो ये किसको प्राप्त है? ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लक्ष्मण सेन ने 1178 से 1206 सेन वंश के शासक थे। इनके द्वारा ही नया संवत चलाया गया, जिसे भी लक्ष्मण संवत के नाम से जानते हैं। गौडवह के रचयिता कौन है? हरिसेन, आर्यभट्ट, वाक्यवती या फिर बाण भट्ट? तो कौन रचयिता है? ये है वाक्यपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज, जयानक या फिर नयनचंद सूरी? तो ये कौन है? ये हैं जो इसके लेखक हैं वो हैं जयानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर लक्ष्मण सेन ने? तो किसने कराया था? ये कराया था धर्मपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? 1685, 1686, 87 या फिर 1684 में? कब की थी? ये की थी 1686 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्यास, सूबा या फिर सरकार? तो जानते थे इसको सरकार के नाम से। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर, करेरी, मनुची या फिर ट्रेवरनियर? तो यह नियुक्त किया गया था मनुची को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह किसके शासनकाल में किया गया था, ये भी आपको बताना है। तो ये 1653 से 1708 जो एक इतावली यात्री था, इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में कार्य किया, लेकिन दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। ठीक है, पहले ये तोपची का काम किया, उसके बाद इसने क्या किया? चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। चलिए अगर प्रश्न लेते हैं, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कथन सही है परंतु कारण गलत है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद, मंसूर, दशवंत या फिर अबुल हसन? तो यह किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारा सिकोह, फैजी, बदायूनी या फिर ताजुल माली? तो यह किसने किया था? ये किया था ताजुल माली ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो कौन था? राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल या फिर राजा सावंत सिंह? तो ये कौन था? ये था राजा सावंत सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट, भरूच, कैबरे या फिर सूरत? तो यह कहाँ था? यह था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगाह से यात्री मक्का की यात्रा के लिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसी रास्ते से जो यात्री थे ये मक्का के लिए जाते थे। तो चलिए 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपने कितना सही किया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।